बिल्कुल। अब शायद रश्मि मालवीय जी जुड़ गई हैं हमसे। जी, और मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इनका परिचय दीजिए जरा प्लीज। आप पिछले 13 वर्षों से पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। हिंदी साहित्य से आपका लगाव होने के साथ आपकी रचनाएं पत्रिकाओं एवं वेब पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। आपकी साझा काव्य संकलन जब बारिश होगी एवं अनुभूतियां प्रेम की अथवा लघु कथा साझा संकलन प्रकाशित हो चुकी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं रश्मि जी। बहुत धन्यवाद। स्वागत है रश्मि जी आपका। श्री होगी आप तक। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद जी। कार्यक्रम की शुरुआत मैं करना चाहती हूँ महादेवी वर्मा जी की पंक्तियों से। चित्रित तू है, मैं हूँ रेखा क्रम, मधुर राग तू मैं स्वर संगम, तू असीम मैं सीमा का भ्रम, काया छाया में रहस्यमय, प्रेयसी प्रियतम का अभिनय क्या, प्रेयसी प्रियतम का अभिनय क्या, तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या। नमस्कार साथियों, मैं रश्मि मालविया। आपने अभी देखा ही होगा भावना जी ने एक परिचय दिया है छोटा सा। वाकई में मेरा परिचय बहुत छोटा है, एक अदद नाम, एक अदद रहने की का स्थान, बस मेरा कार्यक्षेत्र। बहुत बड़ी बात है अपने में। धन्यवाद। मेरा कार्यक्षेत्र किताबों के बीच रहा, क्योंकि मैं एज अ लाइब्रेरियन वर्किंग थी, इसलिए मेरा कार्यक्षेत्र हमेशा किताबों के बीच में रहा है। पढ़ना मेरा शौक नहीं, आवश्यकता है। मेरे शौक ज्यादा नहीं है, भारी भरकम जीवन मुझे जीना ज्यादा पसंद नहीं, जो भी रहे सादा सा रहे। और आज की मध्य रात्रि में अंतर्राष्ट्रीय आबाद हिंदी कविता पाठ मंच के माध्यम से सर्वप्रथम कार्यक्रम के निदेशक आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी, हरीश नवल जी, नीता जोशी जी तथा पूनम सागर जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने विश्व स्तरीय कविता पाठ आयोजन में मुझे कविता पाठ करने का गौरव प्रदान किया। आज आपके समक्ष जो मैं सकुचाई सी बैठी हूँ वह सुप्रसिद्ध कवियत्री अनामिका चक्रवर्ती के सौजन्य से। यह उसी की करामात और जिद है जो मेरे जैसी अंतर्मुखी स्त्री भी आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। बहुत प्यार अनु, और उन सभी को बहुत प्यार जो मेरे साथ इस मध्य रात्रि में जाग रहे हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं, भावना जी और विनय जी। जी। रही बात कविताओं की, तो वह भी मेरी तरह सादा ही है, बहुत बहुत सिंपल सी, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब उन्हें सुन सकेंगे, समझ सकेंगे, और अगर मनन कर सके तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। और मैं अपनी कुछ पंक्तियां करबद्ध होकर आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आज की मेरी पहली कविता है मैं स्त्री नहीं होना चाहती। यह दरअसल कुछ समय पहले मेरे बेटे और मेरे बीच का संवाद था, जिसे मैंने बाद में कुछ पंक्तियों में लाने की कोशिश की है। ये मेरी नितांत व्यक्तिगत विचारधारा है, हो सकता है सामने वाले या सब इससे सहमत ना हो। अकेलापन यादों की जुगाली लाता है, अकेलापन यादों की जुगाली लाता है, हाथ व्यस्त हैं घरदारी में। अकेलापन यादों की जुगाली लाता है, हाथ व्यस्त हैं घरदारी में, बिना किसी मन भावना के किसी यंत्र की तरह, बिना किसी मन भावना के किसी यंत्र की तरह। कुछ गीली सी हो आई आंखों में बरबस मुस्कान आ जाती है, कुछ गीली सी हो आई आंखों में बरबस मुस्कान हो जाती है। मैं खुद से लंबे होते जा रहे बेटे से कहती हूँ यदा कदा, मैं खुद से लंबे होते जा रहे बेटे से कहती हूँ यदा कदा, बेटा अगले जन्म में मैं बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती एक मनुष्य, अगले जन्म में मैं बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती एक मनुष्य, और उसमें औरत तो बिल्कुल भी नहीं, सच में बिल्कुल भी नहीं। बेटा मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछता है भला फिर क्या बनोगी माँ, बेटा मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछता है फिर भला क्या बनोगी माँ। मैं उसी लय और ताल में जवाब देती हूँ चाहे जो बन जाऊं,
मैं उसी लय और ताल में जवाब देती हूँ, चाहे जो बन जाऊं, मिट्टी, पत्थर, घास, पौधा, कोई पेड़, कुछ भी, बस औरत नहीं। फिर कुछ सोचते हुए कह पड़ती हूँ, पेड़ ही बन जाऊंगी। कोई ऐसी जगह चुनना अब की माँ, ये आप ध्यान से सुनिए, कोई ऐसी जी जगह चुनना अब की माँ, चाहे पेड़ बनो या और कुछ। कोई ऐसी जगह चुनना अब की माँ, चाहे पेड़ बनो या कुछ और, किसी धार से कटना मत। क्या बात। किसी धार से कटना मत, इस बात पर आंखें नम करके उसकी तरफ देखती हूँ। इस बात पर आंखें नम करके उसकी तरफ देखती हूँ, सोचती हूँ, यकायक कह उठती हूँ, कितने उजाले भरे हैं तेरी आंखों में, कितने उजाले भरे हैं तेरी आंखों में, इनकी रोशनी मेरी भी राहें रोशन करती है। बहुत सुंदर रचना आपकी। और देखिए, निरंतर हमसे दर्शक जुड़े हुए हैं, आपके प्रशंसक निरंतर आपकी रचना धर्मिता की प्रशंसा कर रहे हैं। और आपके लिए अनामिका जी ने एक सलाह दी है कि थोड़ा धीरे जी से आहिस्ता से पढ़िए। जी जी जरूर। थैंक यू अनु। रितेश हालांकि कुमार मुझे यहाँ ज्यादा नहीं राशि दिख रहा है। जी, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया, आराम से पढ़ना। हाँ हाँ। तो मेरी नहीं, बहुत बहुत अच्छी सलाहकार यही है एक। जी, ये मेरी सारी सहेलियों को बहुत 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 प्यार। तुम लोग इतनी रात में मेरे साथ जाग रहे हो, बहुत धन्यवाद यार। अब मैं अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। दरअसल एक बात मुझे हमेशा कचोटती रही है कि हम ब्रह्मांड के रहस्य जानने लगे हैं। हम मंगल पर पहुंच गए हैं, चांद पर तो हम खैर बहुत पहले ही पहुंच गए हैं, लेकिन हम अपनी दुनिया को अभी तक इतना सिक्योर, इतना सुरक्षित नहीं बना पाए कि बेटियां यहाँ पे जन्म लेने से न घबराएं। अक्सर मैं आजकल कुछ पढ़ती हूँ, कई कविताओं में लिखा होता है, कई लघु कथाओं में भी, और कई ऐसे लेखों में भी कि लड़कियां जन्म लेने से कतरा रही हैं। तो मैं उन सब बच्चियों को आश्वस्त करना चाहती हूँ इस कविता के माध्यम से। जी, स्वागत। मेरी कविता का शीर्षक है, मेरी प्यारी बच्चियों। मेरी प्यारी बच्चियों, मेरी बच्चियों, तुम खूब जियो और भरपूर जीते हुए खुश रहो। मेरी प्यारी बच्चियों, तुम खूब जियो और भरपूर जीते हुए खुश रहो। इस दुनिया से इतर एक दुनिया बसाओ। इस दुनिया से इतर एक दुनिया बसाओ, खुशबू वाले फूलों की, रंगों वाली तितलियों की। इस दुनिया से इतर एक दुनिया बसाओ, खुशबू वाले फूलों की, रंगों वाली तितलियों की। तुम जियो ऐसे जैसे चिड़िया। तुम जियो ऐसे जैसे चिड़िया, कोई उसे दुत्कारता नहीं। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे आंगन में, घर के अंदर भी अगर चिड़िया घर बना लेती है तो हम उसे कभी भगाते नहीं है। हम उसे बहुत प्यार से, कोई भी हो चाहे वो, बहुत प्यार से उसको पनपने देता है, जगह बनाने देता है, उसके लिए दाना पानी रखता है। तो मैं बच्चियों से भी यही कहना चाहती हूँ कि तुम जियो ऐसे जैसे चिड़िया, उसे कोई दुत्कारता नहीं। सभी उसे बुलाना चाहते हैं आंगन में अपने। सहमत आपसे। उनसे कोई नहीं घबराता। तुम जियो ऐसे जैसे चिड़िया, कोई उसे दुत्कारता नहीं। सभी उसे बुलाना चाहते हैं आंगन में, और उनसे कोई घबराता भी नहीं। मेरी नन्ही नन्ही उम्मीदों वाली बच्चियों, मेरी नन्ही नन्ही उम्मीदों वाली बच्चियों, जब तुम सब जन्म लेती हो ना, तभी फूलों पर हमारा विश्वास और गहरा होता है। जब तुम जन्म लेती हो ना, तभी फूलों पर हमारा विश्वास और गहरा होता है। हमें लगता है कि अभी खिले जाने लायक है ये दुनिया। हमें लगता है कि अभी खिले जाने लायक है ये दुनिया। मेरी मजबूत बेटियों, मेरी मजबूत बेटियों, भेड़ों और बकरियों की तरह एक के पीछे एक चलने वाली मत बनना। मेरी एक छोटी सी सलाह है कि भेड़ों और बकरियों की तरह एक के पीछे एक चलने वाली कतई मत बनना, बल्कि रंगों के बीच खुद की तुलिका और अपना कैनवास तुम खुद चुनना। बल्कि रंगों के बीच खुद की तुलिका और अपना कैनवास तुम खुद चुनना। अगर तुम चाहो तो कूची से आसमान को बैंगनी रंग से भी रंग सकती हो। अगर तुम चाहो तो कूची से आसमान को
बैंगनी रंगों से भी रंग सकती हो, या चाहो तो कत्थई रंग की कढ़ाई कर सकती हो। अगर तुम चाहो तो कूची से आसमान को बैंगनी रंग से भी रंग सकती हो, या चाहो तो कत्थई रंग की कढ़ाई भी कर सकती हो। बादलों पर फूल उकेर सकती हो, या अपने पंख फैला सकती हो। क्या बात बादलों है, पर क्या बात फूल उकेर सकती हो। धन्यवाद। बादलों पर फूल उकेर सकती हो, या अपने पंख फैला सकती हो। अपने मन का कर सकती हो, अपने मन का कर सकती हो, और अपने अपनों का मन भी भर सकती हो। बादलों पर फूल उकेर सकती हो, या अपने पंख फैला सकती हो। अपने मन का कर सकती हो, और अपने अपनों का मन भी भर सकती हो। मेरी प्यारी बच्चियों, मेरी प्यारी बच्चियों, बेमतलब की दुविधा मत रखना। मेरी प्यारी बच्चियों, बेमतलब की दुविधा मत रखना। उन्मुक्तता को स्वतंत्रता समझने की भूल न करना। मेरी प्यारी बच्चियों, बेमतलब की दुविधा मत रखना। उन्मुक्तता को स्वतंत्रता समझने की भूल मत करना। आगे बढ़ना, आगे जरूर बढ़ना, पर जड़ों से जुड़ी रहना। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां थोड़ा कंफ्यूज रहती हैं, थोड़ा सा वो सोचती हैं कि हम अपनी परंपराओं से जुड़े रहें, या हम आगे की सोचें, या हम आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर अपनी जड़ों से जुड़ें या ना जुड़ें, और जुड़ें तो कितना जुड़ें। तो मैं उनसे यहाँ कहना पर चाहती आप हूँ लड़कियों कि को ये नहीं कह सकती कि लड़कियां कंफ्यूज रहती है। यहाँ पर आप ये शब्द लीजिए कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो ही कंफ्यूज रहती है, चाहे हाँ लड़के हों चाहे हाँ हाँ, लड़कियां। जी, जी जरूर, बिल्कुल। उन्मुक्तता को स्वतंत्रता समझने की भूल मत करना। आगे बढ़ना, पर जड़ों से जुड़ी रहना। शब्दों को नहीं, भावों को समझना। त्वचा के रंग को देखकर अपने रंग को मैला मत करना। आगे बढ़ना, पर जड़ों से जुड़ी रहना। शब्दों को नहीं, भावों को समझना। त्वचा के रंग को देखकर अपने मन को मैला मत करना। आईने की दुनिया को अंतिम न समझ लेना। आईने की दुनिया को अंतिम न समझ लेना। आता है ना तुम्हें ईंट और पत्थर में जान भरकर घर को घर बनाना। आता है ना तुम्हें ईंट और पत्थर में जान भरकर घर को घर बनाना। उसे तराशना, ये ताकत है तुम्हारी। ये ताकत है तुम्हारी, भ्रम में मत पड़ जाना। ये ताकत है, भ्रम में मत पड़ जाना। हमारा आशीर्वाद है तुम्हें और तुम्हारी माँओं को। हमारा आशीर्वाद है तुम्हें और तुम्हारी माँओं को कि तुम दोनों के बीच कोई ना आए। हमारा आशीर्वाद है तुम्हें और तुम्हारी माँओं को कि तुम दोनों के बीच कोई ना आए, और तुम्हारे पिता को जो हमेशा तुम्हारे और दुनिया के बीच हमेशा खड़े रहें तनकर। और तुम्हारे पिता को जो हमेशा तुम्हारे और दुनिया के बीच हमेशा खड़े रहें तनकर। जिस तरह की दुनिया का ख्वाब देखा है तुमने, जिस तरह की दुनिया का ख्वाब देखा है तुमने, हम उसे बना रहे हैं मेरी प्यारी बच्चियों, रच रहे हैं। तुम घबराना नहीं, डरना नहीं। तुम आओ और बेखौफ आओ। तुम आओ और बेखौफ आओ। फलो और फूलो, जन्म लो, विश्वास रखो। तुम आओ और बेखौफ आओ। फलो और फूलो, जन्म लो, विश्वास रखो। हम दुनिया बदल रहे हैं मेरी प्यारी बच्चियों, हम दुनिया बदल रहे हैं। बहुत बहुत सकारात्मक ऊर्जा देती हुई रचना आपकी, और आप बहुत ही प्यारी और बहुत सुंदर भाव आपकी रचना के। और वाकई में सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, मैं कहूँगी कि हाँ, जो युवा पीढ़ी है, चाहे लड़के हों या युवा लड़कियां हों, पीढ़ी के दोनों लिए के लिए ही है कि भ्रमित नहीं होना है, भ्रमित नहीं भ्रमित नहीं होना है होना। अपने मार्ग पर। बिल्कुल। देखिए आपके प्रशंसक निरंतर जुड़े जा रहे हैं। यहाँ पर ऋचा श्रीवास्तव जी, स्वागत है ऋचा, इंतजार था तुम्हारा। हौसला बढ़ाती सकारात्मक कविता, आपके रचना धर्मिता की निरंतर तारीफ हो रही है। अनामिका चक्रवर्ती जी कह रही हैं आईने की दुनिया को अंतिम न समझ लेना, सुंदर पंक्तियां। अल्पना जी कह रही हैं बहुत अच्छी लेखनी, बहुत बहुत बधाई। शोना दुलारे जी जुड़ी हुई हैं। अल्पना चक्रवर्ती, अनामिका चक्रवर्ती, ऋचा श्रीवास्तव, बहुत सारे कमेंट्स ऊपर भी चले गए हैं क्योंकि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी बीच में। मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ जो लोग भी मेरे साथ यहाँ जुड़े हैं। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा हौसला अफजाई करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं तो शायद देख नहीं पा रही हूँ। आपको कोई मैं बाद बात में नहीं, हम बता दें आपको, जो स्क्रीन पे आपके सामने आएंगे वो सिर्फ आपको दिखाई देंगे जो हाईलाइट किए जा रहे हैं। और अभी आपका समय बहुत बाकी है, आप अपनी नई कविता से आगाज कीजिए फिर से। अभिषेक कुमार जी अभी जी भी धन्यवाद। जुड़े हुए हैं जी। अच्छा धन्यवाद धन्यवाद अभिषेक। मेरी अगली कविता है यशोधरा। हम स्त्रियां चाहे और अनचाहे, एक न एक मोड़ पर ऐसा आता है जब हम विरक्ति का अनुभव करने लग जाते हैं। यह वह स्थिति है जहां ना हम अंदर रह पाते हैं और ना बाहर जा पाते हैं। एक वर्ग समाज का ऐसा है जो आसानी से बाहर निकल सकता है, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो अंदर ही रह जाता है। वो बाहर निकलने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। कई बार हम लोग आपस में बातें भी करते हैं कि हम लोगों का द्वार वन वे होता है, टू वे नहीं होता। तो एक यशोधरा के माध्यम से स्त्री किस तरह उलाहना दे रही है इस समाज को, बुद्ध और यशोधरा के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ अपनी इस कविता में। जी स्वागत है जी। मेरी कविता का शीर्षक है यशोधरा। हम बुद्ध ना बन सकी, हम बुद्ध ना बन सकी, हम तो बस यशोधरा ही बन पाई। हम बुद्ध ना बन सकी, हम तो बस यशोधरा ही बन पाई। बाध्य थी इसी तरह का जीवन बिता पाने को, बाध्य थी इसी तरह का जीवन बिता पाने को, कोई खेद भी नहीं जता सकी। क्योंकि स्त्री के लिए अपने परिवार और अपने बच्चों से ज्यादा महत्वपूर्ण वो समझती है कि मेरे लिए कुछ है नहीं, और ये सच भी है एक तरह से। इसीलिए वो एक तरह से खुद को बाध्य पाती है कि मैं बुद्ध की तरह इस संसार को मार्ग दिखाने के लिए नहीं जा पाई, जबकि वो ऐसा कर सकती थी। बाध्य थी इसी तरह का जीवन बिता पाने को, कोई खेद भी नहीं जता सकी, मलामत भी नहीं कर सकी। क्योंकि हम तब भी यशोधरा थी, हम आज भी यशोधरा हैं। क्योंकि हम तब भी यशोधरा थी, हम आज भी यशोधरा हैं। बुद्ध तो तुम थे, बुद्ध तो तुम थे, बुद्ध तो तुम्हें ही होना था। बुद्ध तो तुम थे, बुद्ध तो तुम्हें ही होना था। आखिर वो तुम ही तो थे, आखिर वो तुम ही तो थे जिसे दिखाना था रास्ता दुनिया को। आखिर वो तुम ही तो थे जिसे दिखाना था रास्ता दुनिया को, अहिंसा का, त्याग का, इस मूढ़ समाज को। आखिर वो तुम ही तो थे जिसे दिखाना था रास्ता दुनिया को, अहिंसा का, त्याग का, इस मूढ़ समाज का। हम तो यशोधरा थी, हम तो यशोधरा थी, हम तो बीत गई सिर्फ रास्ता बनाने में। हम तो यशोधरा थी, हम तो बीत गई सिर्फ रास्ता बनाने में। सारे कंकर पत्थर चुनकर भर लिए आंचल में हमने। मैं ये समझती हूँ कि हम स्त्रियां चाहे किसी भी रूप में हों, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में या माँ के रूप में, हम प्रत्येक सदस्य के जो भी कष्ट होते हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, कई बार तो हम बिना उनके बताए ही समझ जाते हैं। तो और एक तरह से उनको हौसला देते हैं। यही हौसला उनके लिए रास्ता बनाना होता है मेरे ख्याल से। तो मैं आगे की पंक्ति में यही वाली बात कहना चाहती हूँ कि सारे कंकर पत्थर चुनकर, मतलब तुम्हारी सारी मुसीबतों को अपने सामने अपने ऊपर लेकर, तुम्हारी समस्याओं को अपने ऊपर लेकर, सारे कंकर पत्थर चुनकर भर लिए आंचल में हमने रास्ता बनाया, उसे फूलों की क्यारी से सजाया। रास्ता बनाया, उसे फूलों की क्यारी से सजाया, कि जब एक दिन तुम जाओ, कि जब एक दिन तुम जाओ तो चल सको निर्बाध, कि तुम जाओ तो चल सको निर्बाध और बन सको बुद्ध। इसी रास्ते से चलकर पहुंचो वहां जहां से तुम दे सको जगत को उपाय मुक्ति के मार्ग तक का। इसी रास्ते से चलकर पहुंचो वहां जहां से तुम दे सको जगत को उपाय मुक्ति के मार्ग का। आखिर तुम बन सके हो बुद्ध, आखिर तुम बन सके हो बुद्ध, तुम हो सके हो बुद्ध, क्योंकि मैं बनी थी यशोधरा। एक कहावत भी मैंने सुनी है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है।
तो मैं मानती हूँ बुद्ध के पीछे भी यशोधरा का बहुत बड़ा हाथ था, और अगर वो निश्चिंत होकर नहीं जा सकते तो वो शायद वहां नहीं पहुंचते जहां वो पहुंचे। और हम स्त्रियों का काम ही यही होता है एक तरह से कि हमारे घर के जो भी, हमारे समाज के, हमारे परिवेश के सभी लोगों का हम मनोबल बढ़ाते रहें। बिल्कुल, स्त्री और पुरुष, स्पेशली पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। किसी भी पत्नी के बिना पति की कामयाबी अधूरी होती है, और पति के सहयोग के बिना पत्नी की कामयाबी अधूरी होती है। यशोधरा नहीं होती तो बुद्ध ना होते, और बुद्ध नहीं होते तो यशोधरा नहीं होती। ये अकाट्य सत्य है। और बहुत अच्छा पाठ आप कर रही हैं। उनका नेट बाधित हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, रश्मि मालविया जी का। पूरकता को प्रतिद्वंदिता में बदल दिया है कलयुग ने, जो एक भयानक और कठिन सच्चाई है। बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने। ईश्वर ने पूरक बनाया था एक दूसरे को, स्त्री पति और पत्नी को एक दूसरे का पूरक बनाया था, कि जो काम पत्नी नहीं कर पाती वो पति करता है, जो पति नहीं कर पाते वो पत्नी संभालती है कुछ चीजें। स्त्री को भावनात्मक रूप से बहुत ही भावुक बनाया, और पुरुष को थोड़ा कठोर प्रकृति का बनाया। स्त्री को धरा का स्वरूप दिया और पुरुष को वायु का स्वरूप बनाया। लेकिन यहाँ पर दोनों ही अपना अपना क्षेत्र भूल कर एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने पर तुले हुए हैं, और इसीलिए फिर ये असंतुलन आता है। ये है। तो जब तक हमसे वो दोबारा जुड़ती हैं, बहुत सुंदर इनकी रचना चल रही थी। एक चीज भावना मुझे नहीं समझ में आती, कि जो हमारे इतिहास की कुछ घटनाएं हैं, जैसे सीता परित्याग को ले लो, या बुद्ध का वन गमन ले लो, क्यों उनको कलयुग के परिप्रेक्ष्य से देखा जाता है, जोड़ा जाता है? सच में मुझे भी क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि आज हमारे पास इतना चिंतन है, या ये कह लीजिए कि हम हर एक बात में को खोद कर डाल देते हैं। तो वो चीज उस समय जो स्थिति थी, उस समय जो बुद्ध ने जो सोचा, जो यशोधरा की उस समय पे मनस्थिति थी, हम आज सोच भी नहीं सकते। तो क्यों हम आज के परिप्रेक्ष्य तो उनकी तुलना करते हैं। हमसे रश्मि मालवीय जी दोबारा जुड़ गई हैं। स्वागत है रश्मि जी, और आप आरंभ कीजिए जहां से आपका छूटा था। जी, हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, इस वजह से शायद डिस्टर्बेंस आ रहा है इसमें। जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। आप निश्चिंत होकर पाठ कीजिए, आपकी आवाज क्लियर है एकदम से। मेरी कविता का अंतिम पैरा था, आखिर तुम बन सके हो बुद्ध, तुम हो सके हो बुद्ध, क्योंकि मैं बनी थी यशोधरा। पायल जो मैंने पहनी, सिंदूर जो मैंने लगाया, पायल जो मैंने पहनी, सिंदूर जो मैंने लगाया, सब मैंने पहना, जिससे तुम रह सको मुक्त, बन सको बुद्ध। क्या बात। जी, कुछ मेरी अगली कविता का शीर्षक, जी, आपकी ये रचना जो है ना, विमर्श मांगती है, विमर्श उत्पन्न करती है आपकी ये रचना। बिल्कुल जी। बहुत सुंदर, साधुवाद। अगर किसी कविता से विमर्श उत्पन्न होता है, अगर किसी कविता से विमर्श उत्पन्न होता है, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए कि उसमें कुछ मनन करने लायक है। कई लोग इस बात से सहमत नहीं होते कि बुद्ध उस समय जो हुआ वो आज की परिस्थितियों में ठीक है या नहीं। तो दरअसल आपका जब नेट बाधित हुआ तो हम यही चर्चा कर रहे थे। जब आपका नेट बाधित हुआ उस दौरान यही चर्चा हमारी चली। और क्योंकि समय बीतता जा रहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपनी अगली रचना की प्रस्तुति दें, क्योंकि हाँ, विमर्श हम लोगों ने कर लिया जिस समय आप उपस्थित नहीं थी। अच्छा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने जो कहा, जो लिखा, उस पे कुछ विमर्श उत्पन्न हुआ। मतलब सार्थक है रचना, यकीनन। एक और कविता मैं ऐसी पढ़ने जा रही हूँ जिसपे एक वर्ग जरूर विमर्श करेगा। लेकिन ये बात सब पर लागू नहीं होती।
जो भी मैं बात कह रही हूँ वो किसी घटना से या किसी व्यक्ति से या कुछ मैंने जो कभी कभी देखा हो, अवचेतन में जो रह गया हो, उस वजह से मैंने लिखा हो। कोई एक बात हर व्यक्ति पर एक साथ लागू नहीं हो सकती। तो जो मेरी अगली कविता है वो भी इसी बात पे जोर दूंगी मैं कि एक जो बात मैं कह रही हूँ वो किसी घटना पर आधारित थी, उस पे लिखा था, सभी पर लागू नहीं होती ये बात। मेरी अगली कविता का शीर्षक है पुरुष जो लौटते हैं नशे में। पुरुष जो लौटते हैं नशे में, रास्ते भर स्त्रियों की मर्यादा को कुचलते हुए। पुरुष जो लौटते हैं नशे में, रास्ते भर स्त्रियों की मर्यादा को कुचलते हुए, वही घर पहुंचकर ताले में जकड़ देते हैं अपने घर की औरतों को। क्या बात है, क्या बात है। पुरुष, जी धन्यवाद। पुरुष जो लौटते हैं नशे में, रास्ते भर स्त्रियों की मर्यादा को कुचलते हुए, वही घर पहुंचकर ताले में जकड़ देते हैं अपने घर की औरतों को। जो देखते हैं रात पहर की फिल्में, जो देखते हैं रात पहर की फिल्में, आइटम नंबर वाली फिल्में, उनके जिस्म से उतरकर गंदे विचार जो वो पढ़ते हैं साथी पुरुषों की निगाहों में। उनके जिस्म से उतरकर गंदे विचार जो वो पढ़ते हैं साथी पुरुषों की निगाहों में, फिर वही घर पहुंचकर अपनी बेटी, बहन या माँ तक को बंद कर देते हैं चार दीवारी में। वही घर पहुंचकर अपनी बेटी, बहन या माँ तक को बंद कर देते हैं चार दीवारी में। हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रही है और लाइट भी चली गई, मगर आपका दमकता हुआ चेहरा हमें नजर आ रहा है, आप जारी रखिए। धन्यवाद। जो पुरुष राह चलती औरतों को कस देते हैं जुमला, जो पुरुष राह चलती औरतों को कस देते हैं जुमला कि क्या माल है, क्या माल है, या जिनकी बातें तार तार कर देती हैं औरतों के अस्तित्व को, वही घर आकर पत्नी को बना देते हैं सजावट का सामान। जो पुरुष राह चलती औरतों को कस देते हैं जुमला कि क्या माल है, या जिनकी बातें तार तार करती हैं औरतों के अस्तित्व को, वही घर आकर पत्नी को बना देते हैं सजावट का सामान। वही पत्नी को बना देते हैं सजावट का सामान कि पेश किया जा सके उसे समय समय पर एक अच्छी मुस्कान के साथ चिपकाकर उसके चेहरे। कुछ पुरुष ऐसे भी हैं, कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो धोखा खाकर लेते हैं बदला जीवन भर उन स्त्रियों से जो आई उनके जीवन में ठंडी बयार बनकर। कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो धोखा खाकर लेते हैं बदला जीवन में उन स्त्रियों से जो आई उनके जीवन में ठंडी बयार बनकर, लेकिन वो कुंठित मन घोल देता है जहर, लेकिन वो कुंठित मन घोल देता है जहर स्त्रियों के मन में, जीवन में। लेकिन वो कुंठित मन घोल देता है जहर स्त्रियों के मन में, जीवन में। ये पुरुष नामक जीव भी कितना अजीब है, ये पुरुष नामक जीव भी कितना अजीब है, दुनिया भर के बदले वो घर आकर लेता है स्त्री से। ये पुरुष नामक जीव भी कितना अजीब है, दुनिया भर के बदले वो लेता है घर आकर स्त्री से, जो नहीं है किसी भी तरह से शामिल उसके बाहरी जीवन में, जो नहीं है किसी भी तरह से शामिल उसके बाहरी जीवन में। पुरुष मनोविज्ञान पर बहुत गहरा अध्ययन है आपका, ऐसा लगता है। धन्यवाद। ये बस जीवन को देखने का एक नजरिया है। मुझे जब भी मुझे ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है, कहीं भी जाती हूँ। कॉलेज में भी हम एक दो लोग ऐसे थे जो हम सीढ़ियों पर बैठ के चुपचाप लोगों को देखना चाहते थे कि उनको पढ़ते थे। लोगों को पढ़ना, एक किताबों से पढ़ना बहुत इतर चीज है। वैसे सीढ़ियों पर बैठकर देखने को आजकल की भाषा में ताड़ना कहा जाता है। जब पूरा ग्रुप साथ में होता है तो ताड़ना भी अच्छा रहता है। जी, चुपचाप दूर से लोगों को देखने पर एक अलग ही पता चलता है कि वो इंसान क्या सोच रहा है, वो इंसान कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका परिवेश क्या है। नहीं, बहुत पुरुष मनोविज्ञान को दर्शाती हुई रचना आपकी। मैंने भी एक बार लिखा था कि एक सवाल उठता है कि हर शराबी सुबह उठकर अनजान क्यों बन जाता है। मेरे घर में जो मेड आती थी वो बहुत बुरी हालत में पिटकर आई थी वो,
और रात को उसके पति ने शराब पीकर उसे पीटा, तो मैंने पूछा तो क्या हुआ? तो उस वक़्त मैंने लिखी थी कि रात को पीटते हैं शराब पीकर अपनी पत्नी को और सुबह फिर माफ़ी माँग लेते हैं, तो ये सुबह उठकर इतने अनजान क्यों बन जाते हैं? मैंने भी इस विषय पर लिखा था। और ये वाली जो घटना, मैंने से उसके हस्बैंड को जवाब दिलवा कर ही पीछा छोड़ा था। जो आप बात कह रहे हैं वो ठीक ठीक यही बात मेरे साथ हुई थी कि मैंने पूछा कि क्यों मारता है वो तुझे। मेरी सहायिका थी ऐसी, तो उसने कहा था कि दीदी वो बहुत काम का बोझ रहता है ना उस पे, इसीलिए मतलब बाहर का बदला वो घर की स्त्रियों से आसानी से ले सकता है, इसीलिए ये वाली पंक्ति आपने अपनी रचना में बहुत सटीक चित्रण किया। अनामिका जी कह रहे सबकी नींद उड़ा दी। धन्यवाद। एक और अगर इंग्लिश में वर्ड बोले तो औरत बहुत सॉफ्ट टारगेट होती है। किसी के लिए भी एक टारगेट नहीं होती, घर की औरत सॉफ्ट टारगेट होती है। घर की औरत सॉफ्ट टारगेट होती है। घर की औरत सॉफ्ट टारगेट होती है, बाहर की औरत के जरा कोई देखे ना। हाँ। और बहुत आपके सभी प्रशंसक जुड़े हुए हैं, ऋचा श्रीवास्तव जी, इंदु सिंह जी, योगिता त्यागी जी और अनामिका चक्रवर्ती, शोना दुलारे, और हम दोनों तो हैं ही आपके साथ। चलिए आप सबको बहुत 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 धन्यवाद, बहुत प्यार। भावना जी आपको भी और विनय जी आपको भी। आपके साथ बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि पहली बार मैं मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। अब मेरी अगली कविता का शीर्षक है मृत्यु। मृत्यु एक ऐसी घटना है जो आपको 360 डिग्री में मोड़ के रख देती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ बेमानी लगने लग जाता है। मैं इसको 360 डिग्री नहीं कहती, क्योंकि 360 डिग्री में वहीं आ जाते हैं। मैं इसको 180 डिग्री कहती हूँ, एकदम एंटी डायरेक्शन में। हाँ, ज्यादा सही 180 डिग्री होगा। मैंने 360 डिग्री ऐसे कहा था, वो समय का वो आता है ना, एक इंस्ट्रूमेंट आता है समय नापने के लिए, तो हमारा समय बिल्कुल चेंज हो जाता है। मैंने उस इंस्ट्रूमेंट को ध्यान में रखकर वो बात बोली थी। जब हम किसी अपने को खोते हैं तब हमें पता चलता है कि मृत्यु क्या है। मेरी अगली कविता का शीर्षक भी मृत्यु ही है। जी। मृत्यु कभी सुंदर नहीं होती। हम उसे सुंदर बनाने की कोशिश जरूर करते हैं, फूलों से, बहुत सारे रीति रिवाजों से, लेकिन जिसका अपना जब जाता है वही जान सकता है। जी। मृत्यु कभी फिर से माहौल बना दिया है आपने। गंभीर मुद्दे अंधेरा छा गया, बना दिया। सामने जी। मृत्यु कभी सुंदर नहीं होती, उसके साथ आती है भयावहता। भयावहता। मृत्यु कभी सुंदर नहीं होती, उसके साथ आती है भयावहता और एक गंध। मैंने ये महसूस किया है कि जहाँ कुछ ऐसा होता है वहां एक अजीब तरह की एक गंध आती है, वो हर जगह नहीं होती। ये मैंने खुद ने महसूस किया है, इसीलिए लिखा है कि मृत्यु कभी सुंदर नहीं होती, उसके साथ आती है भयावहता और एक गंध। जो जाती ही नहीं आपके पास से कभी भी, जो जाती ही नहीं आपके पास से कभी भी, किसी भी तरह, चाहे गंगा नहा लो। मृत्यु कभी सुंदर नहीं होती, उसके साथ आती है भयावहता और एक गंध। जो जाती ही नहीं आपके पास से कभी भी, किसी भी तरह, चाहे गंगा नहा लो। जब वो आती है दुनिया बदल जाती है। जब मृत्यु आती है दुनिया बदल जाती है। मृत्यु कभी अकेली नहीं आती। मृत्यु कभी अकेली नहीं आती, वो लाती है साथ अपने खालीपन और उजाड़पन। मृत्यु कभी अकेली नहीं आती, वो लाती है साथ अपने खालीपन, उजाड़पन, नीरव घातक शांति। नीरव घातक शांति, नीरव घातक शांति इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये मैंने खुद ने महसूस किया है। उसके जब हम अपने प्रिय को जाते हुए देखते हैं तो हम कितने अंदर तक खाली हो जाते हैं, ये हम किसी को बता नहीं सकते और कोई समझ भी नहीं सकता।
मृत्यु ये कभी वो अकेली चोट है नहीं। कि जा तन लागी वा तन जाने। ये ऐसी चोट है हाँ। कि जिसको लगती है बस वो ही समझ सकता है। उसी को समझ में आती है, बिल्कुल। मृत्यु कभी अकेली नहीं आती, वो लाती है साथ अपने खालीपन, उजाड़पन, नीरव घातक शांति, जिसके पीछे अंधड़ छुपा होता है। हम उस समय चुप ज़रूर होते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या उमड़ता रहता है, क्या घुमड़ता रहता है, ना हम किसी को बता पाते हैं, ना कोई समझ पाता है, ना कोई सोच पाता है कि हमारे अंदर क्या-क्या चल रहा है। जिसके पीछे छुपा होता है अंधड़, दुनिया बिखरने की कला का प्रारब्ध होता है। दुनिया बिखरने की कला का प्रारब्ध होता है, वहां से शून्यता की ओर पहला कदम होता है। दुनिया बिखरने की कला का प्रारब्ध होता है, वहां से शून्यता की ओर पहला कदम होता है। उसको खूब आता है किसी को अकेला करना, उसको खूब आता है किसी को अकेला करना। मौत जानती है, मृत्यु जानती है कैसे जाया जा सकता है। मृत्यु जानती है कैसे जा सकता है मन के भीतर डर बनकर। मृत्यु जानती है कैसे जाया जा सकता है मन के भीतर डर बनकर, कैसे बैठा जा सकता है मन के भीतर डर बनकर, अंदर, बहुत अंदर। मृत्यु हमें जो डर दे के जाती है, वो शायद मेरे ख्याल से कभी नहीं जाता, किसी सांत्वना से नहीं जाता, किसी समय से नहीं जाता। ये वो घाव है जो कभी भरता नहीं। मृत्यु जानती है कैसे जाया जा सकता है मन के भीतर डर बनकर, कैसे बैठा जा सकता है अंदर, बहुत अंदर। कई बार मृत्यु चाहती नहीं है। हम सोचते हैं कि सब कुछ बीत गया, महीना बीत गया, साल बीत गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार मृत्यु चाहती नहीं है, वह बैठी रह जाती है अंदर, बहुत गहरे, बहुत अंदर। आपकी रचना ने सोचने पर मजबूर कर दिया। एक-एक बात से सहमत हूँ। देखिए, ऋचा श्रीवास्तव कह रही हैं, गहरी भावुक व्यक्ति हृदय स्पर्शी रचना। और उत्तू जी कह रही है, अपनों को खो देना सदा के लिए टूट जाता है। इंदु सिंह ये कह रही है, मृत्यु जानती है। अनामिका चक्रवर्ती कह रही है, मृत्यु अकस्मात नहीं होती, मृत्यु क्या होती है? और ये भी फैक्ट है, क्योंकि जब आती है तो बताती भी है कि मैं आ रही हूँ, और जब जाती है लेकर किसी को, तो एक सपने छोड़कर जाती है, जिसको भरना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही वो मुश्किल हमारे हो। साथ अपना एक पक्ष भी ले जाती है। जिस व्यक्ति से हम जुड़े होते हैं, जो हमारा पक्ष होते हैं, एक मृत्यु आती है, उनको लेके जाती है, तो हमारा भी एक पक्ष लेके चली जाती है। रश्मि जी, कहना चाहूँगी वैसे वाक़ई में आपकी ऑब्ज़र्वेशन जो है आपका, वो बहुत गहरी है। बहुत गहरी है। धन्यवाद। आपके पास 5 मिनट और बचे हैं, आप कोई रचना अपनी लेना चाहें तो ले बस सकते हैं। मेरी एक अंतिम रचना है, नियति। सीता के मैं समझती हूँ 2 तो नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी आज की प्रस्तुति में अंतिम। जी, जी। ज़रूर। नियति, मेरी अगली कविता का नाम है नियति। 2 तरह के वनवास थे। 2 तरह के वनवास थे, एक रघुनंदन के साथ और दूसरा उनके बिन। सीता के 2 वनवास थे, एक रघुनंदन के साथ, दूसरा उनके बिन। पहला वनवास सुख था। पहला वनवास सुख था, जीवन था, उमंग थी, चाह थी। इस पहले वनवास में सामने जो था सौभाग्य था। इस पहले वनवास में सामने जो था सौभाग्य था, भरोसा था। दूसरा वनवास, सीता का दूसरा वनवास मृत्यु था, साक्षात मृत्यु। दूसरा वनवास मृत्यु था, साक्षात मृत्यु। आंसू थे, वेदना थी, विछोह था। आंसू थे, वेदना थी, विछोह था, दुख का सागर था। दुख का सागर था, और नियति की सूरत अत्यंत क्रूर होती है। वह अपनी करनी करती ही है। नियति की सूरत अत्यंत क्रूर होती है, वह अपनी करनी करती ही है। नहीं देखती सामने जो 2 लोग हैं कौन हैं। नियति कभी नहीं देखती सामने जो 2 लोग हैं कौन हैं, कितने प्रेमिल हैं, कितने प्रेमिल हैं, कितनी चाह भरी है उनमें एक दूसरे के लिए।
कितनी चाह भरी है उनमें एक दूसरे के लिए, वह यह भी नहीं देखती कि वह दोनों एक दूसरे के कितने पूरक हैं। नियति यह भी नहीं देखती कि वह दोनों एक दूसरे के कितने पूरक हैं। वह अपना खेल खेलती ही है, वह अपना खेल खेलती ही है। उसे जरा एहसास नहीं, तिनका दिल नहीं है उसके पास। नियति, मुझे लगता है नियति से ज्यादा क्रूर और कोई नहीं है, और उससे ज्यादा क्या कहना चाहिए, देने वाला भी कोई नहीं है। नियति जब देने पर आती है तो वो आसमान भर के देती है, और जब छीनती है तो पैरों के नीचे से जमीन भी छीन लेती है। यही मैं सीता जी के लिए कहना चाहती हूँ। कितने प्रेमिल हैं, कितनी चाह भरी है उनमें एक दूसरे के लिए। वह यह भी नहीं देखती कि वह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वह अपना खेल खेलती ही है, उसे जरा एहसास नहीं, तिनका दिल नहीं है उसके पास। तिनका दिल नहीं उसके पास। फिर उसकी शर्त भी तो है, सांसें नहीं छीनती। नियति सांसें नहीं छीनती, जीने की सजा देती है। कई बार वाकई जीना एक सजा की तरह लगता है। जीना, सांसें नहीं छीनती, जीने की सजा देती है। उसे क्या पता कितना कठिन है दूसरा बनवास। नियति को क्या पता कि कितना कठिन है दूसरा बनवास। जन्म, मृत्यु और नियति, जन्म, मृत्यु और नियति किसी के बस के कहाँ होते हैं। किसी के कहाँ होते हैं, फैक्ट है। क्या होता है हमारे उसमें कहा जाता है कि जन्म, विवाह की तिथि और मृत्यु, ये 3 चीजें जन्म के साथ ही लिखित आती हैं, उनको हम बदल जी। और मैं अपने सभी दर्शकों का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप इतनी रात गए, 3 बजे तक आप जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं। हमें बहुत ऊर्जा मिल रही है। साथ बने रहिए, और आप हैं तो हम हैं। बहुत प्यारी मैं बस 4 लाइनें अंतिम में मैं 4 खूबसूरत सी, क्योंकि बहुत बोझिल सा हो रहा है मेरा जाना, इसलिए 4 पंक्तियां मैं बहुत अच्छी से बोलूंगी, थोड़ी रूमानी सी। मैं एक रंग सफेद, मैं एक रंग सफेद रंग, तू कुछ गुलाल सा। मैं एक रंग सफेद रंग, तू कुछ गुलाल सा, तुझमें अगर घुल जाऊं तो न रहे मलाल सा। सफेद थी जिंदगी जब तक नीरस सी थी, सफेद थी जिंदगी जब तक नीरस थी, तुझसे मिला नूर आ गया जलाल सा, तुझसे मिला नूर आ गया जलाल सा। मौसम है, सर्द हवाएं तो चलेंगी, चांद कर देता हो गया है। ये आपकी 4 लाइनें बाधित कनेक्ट। रश्मि जी, आपकी आवाज पूरी तरह से कटी है। 4 लाइनें आपकी हम सुन नहीं पाए। फिर से बोलूं? जी, एक बार। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है। मैं एक रंग सफेद रंग, तू कुछ गुलाल सा। मैं एक रंग सफेद रंग, तू कुछ गुलाल सा, तुझमें अगर घुल जाऊं तो न रहे मलाल सा, तुझमें अगर घुल जाऊं तो न रहे मलाल सा। और सफेद थी जिंदगी तब तक नीरस सी थी, सफेद थी जिंदगी तब तक नीरस सी थी, तुझसे मिला नूर तो आ गया जलाल सा। क्या बात। तुझसे मिला नूर तो आ गया जलाल सा। शीत का मौसम है, सर्द हवाएं तो चलेंगी ही, शीत का मौसम है, सर्द हवाएं तो चलेंगी ही। ताप चांद गर देता तो होता लाजवाब सा, उसके वजूद से ही महकता है नजारा सारा, उसके वजूद से ही महकता है नजारा सारा। कांटे भी अब दे रहे सुकून कुछ गुलाब सा, कांटे भी अब दे रहे सुकून कुछ गुलाब सा। और अंतिम 2 पंक्तियां हैं, साथ रहना न रहना सब किस्मत की बातें हैं, साथ रहना न रहना सब किस्मत की बातें हैं। भरोसा तो मिला लेकिन दिल बेकरार सा। क्या बात। अभी तक जो रचनाएं आपने सुनाई उनसे एकदम अलग हटकर ये रचना, एक से बढ़कर एक रचनाएं आपकी, विभिन्न भावों को।
मैं कहूँगी कि वाक़ई में बहुत आपकी जो विश्लेषण क्षमता है वो अद्भुत है, वो अद्भुत है। मेरी मनोकामना है कि मैं आप लोगों से यूँ ही जुड़ी रहूँ। कुछ ही देर में भोर होने वाली है। आज का प्रोग्राम तो खत्म होने वाला है, लेकिन हम आगे जुड़े रहेंगे। भोर नहीं होने वाली है, कुछ ही देर में भोर होने वाली है। भोर होने वाली है कुछ ही देर में। आप सबको नव प्रभात की शुभकामनाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार। रश्मि जी। ईश्वर से प्रार्थना धन्यवाद। है कि आप पर यूँ ही वरदहस्त रहे, माँ शारदे का आपकी कलम दिनों-दिन ऐसे ही उत्कर्ष की तरफ बढ़ती जाए और रचना धर्मिता को निरंतर माँ शारदे का आशीर्वाद मिले, यही ईश्वर से बहुत-बहुत कामना है धन्यवाद। हमारी। बहुत-बहुत धन्यवाद। और अनामिका जी जुड़ी हुई हैं। अनामिका जी ज़रा अभिषेक अभी जी आपकी लिस्ट से एक बार उन्हें फ़ोन कीजिए, उनका नेटवर्क इश्यू है या कोई दिक्कत है, तो